सभी जगह वो आते हैं, लेकिन बात करते हैं। पहली घटना है वो मैं तो अभी हुई है, कल परसों में। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान एक बार सक्रिय है, एक बार सत्ता में आ चुका है, तो वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाहर कर दिया है सत्ता से। ऐसे में जब अमेरिका ने, तालिबान का ये कहना है कि उसकी 9.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त करना है। आप देखिए 9.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति एक तरह से लूट कर ले जाना, अफगानिस्तान से जब्त करने का मतलब आम भाषा में यही हुआ। अफगानिस्तान से 9.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति अमेरिका ने लूट ली। ऐसे में अफगानिस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं, वहाँ पर बड़ी आग लगी है और वहाँ लोगों के पास गायब हो चुकी हैं, लोग सड़कों पर हैं, लेकिन तालिबान के जुल्म सितम के आगे वो बोल नहीं रहे। ऐसे में तालिबान ने गुहार लगाई है वैश्विक बिरादरी से कि उसकी मदद की जाए और उसका जो शासन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको मान्यता दी जाए। ऐसे ही दौर में रूस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है और एक मीटिंग उसने 10 देशों की बुलाई कल ही। आज 21 तारीख है, 20 तारीख को उसने मॉस्को में बुलाई, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन सहित तमाम सारे देश, 10 देश शामिल होने थे। लेकिन अमेरिका ने ऐन मौके पर उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बैठक के दौरान और जो बाकी के 9 सदस्य देश थे, मॉस्को फॉर्मेट जिसे कहा गया, उसके सामने तालिबान के नेताओं ने, जो तालिबान भी इसमें शामिल हुआ था, तालिबान के नेताओं ने ये अपील करी कि उसकी मदद करी जाए और वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जाए। और अमेरिका से साथ साथ उन्होंने गुजारिश की कि उसकी जो 9.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति अमेरिका ने जब्त की है उसको भी वापस किया जाए। हालांकि अमेरिका ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और कोई भी संपत्ति जब्त जो उसने की है 9.4 बिलियन डॉलर की, उसको वापस करने से इनकार कर दिया। भारत भी इस मॉस्को फॉर्मेट के बाद तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात कह रहा है। इसको अमली जामा कितना पहनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात पे आते हैं, बांग्लादेश में जो हरकतें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसकी तुलसी गाबार्ड अमेरिका की रिपब्लिकन सांसद ने बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना करी है। और आपने जैसे सुना होगा कि बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा के दौरान कई सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, मूर्तियां तोड़ी गई, हिंदुओं को मारा गया। इस्कॉन सोसाइटी का जो मंदिर है उसको भी तोड़ा गया, जिसको हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने, जिसे बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही सिद्ध महात्मा थे, जिन्होंने उसको शुरू किया था, इसकी तुलसी गाबार्ड ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद डोंगरे जी महाराज, जिनको कहते हैं, उनका नाम लेते हुए कहा है कि उन्होंने एक मानवता का धर्म शुरू किया था और उनके अनुयायियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना, उनकी आस्था को चोट पहुंचाना, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना, जो कि पीस लविंग रिलीजन है, ये किसी भी तरह से उचित ठहराया नहीं जा सकता। इसके साथ ही साथ भारत में तमाम सारे अखबार, तमाम सारे मीडिया पर्सन्स, पॉलिटिकल लीडरान जो हैं वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, बांग्लादेश के अखबार उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देखने वाली बात ये है कि शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उल्टे भारत को चेताया है। उन्होंने ये कहा है इस तरह की गतिविधियों के लिए भारत को प्रतिक्रिया संभल कर देनी पड़ेगी। ऐसे में ये क्या बात होती है
किस तरह की चेतावनी है कि भारत को प्रतिक्रिया देने में भी, जब वहाँ पर हिंदू मारे जा रहे हैं तो भारत को प्रतिक्रिया देने में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये बात गले से नीचे हजम नहीं होती। तीसरी घटना, एक अलायंस मॉस्को फॉर्मेट जिस दिन ये वार्ता चल रही थी उसके ठीक एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, इनके बीच में एक नया अलायंस, आपने सुना होगा क्वाड का नाम। क्वाड की ही तर्ज पे 4 देशों की एक वार्ता, आपने ये भी आपको पता होगा कि क्वाड जो है इसी तरह की वार्ता से ही अमली जामे में आया था, एक संगठन का रूप लिया था उसने। तो उसी जैसे आप परिकल्पना करें कि 2002 में क्वाड की बुनियादी बातचीत शुरू हुई थी, उसी तरह की बातचीत एक भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में शुरू हुई है और इसको एक न्यू क्वाड कहा जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट के देशों और अमेरिका के साथ लेकर चलने की बात हो रही है। बहुत सारी संभावनाएं जिस तरह के इसके 4 सदस्य देशों ने जताई है कि आगे चलकर ये भी एक क्वाड की तरह एक संगठन बन जाए। तो ये भी एक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का क्वाड समूह है और एक भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का क्वाड समूह ये जल्दी ही नजर आएगा। पहले दौर की बात 19 अक्टूबर को हो चुकी है। चौथा समाचार, सावरकर के माफीनामे की बात बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है पिछले कई महीनों में, पिछले कई सालों में, जब से सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की 2014 में आई। सावरकर को लेकर कई सारे बयान जारी होते रहते हैं, कई सारे लोग उनके बारे में तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि जब वो सेलुलर जेल में बंद थे तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पास अपने को रिहा करने के लिए एक माफ़ीनामा लिखा था। देखिए वो दौर था, अगर हम सिर्फ सावरकर की बात ना करें, 1857 या उसके पहले से भी कई सारे राजाओं ने, कई सारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने कई तरह की बातें उस दौरान लिखी, कई तरह के प्रस्ताव उस समय की बरतानी सरकार के पास भेजे थे। जाहिर सी बात है, जब एक सरकार एक देश पे किसी विदेशी सत्ता की हुकूमत होती है और उनका अत्याचार चल रहा होता है, ऐसे में जो वहाँ की घरेलू क्षेत्रीय सरकारें होती हैं या जो घरेलू स्वतंत्रता आंदोलनकारी होते हैं, वो कई सारी बातें कहते हैं। माफीनामे की बात जहाँ तक आती है, चूँकि मैं इस पर कोई चीज़ बहुत ही ठोस तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन उस दौरान कई लोगों ने ब्रिटानी सरकार के पास समझौते की बात इनिशियल स्टेजेस में रखी, जिसमें झांसी की रानी भी आती है। लेकिन जब वो समझौता फेल हो गया तो आप आज भी देखते हैं दो देशों के बीच, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच समझौते की बात होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की पहल पिछले कई दशकों में की जाती रही है, लेकिन जब ऐसा कोई समझौता अमली जामा नहीं पहनता है, अमल में नहीं आता है, तो फिर उसके जो सेकेंड प्लान होता है, जो सेकेंड प्लान ऑफ एक्शन होता है, उस पर काम शुरू हो जाता है। उसी तरह की कुछ परिकल्पना आप कर सकते हैं कि सपोज मान लीजिए, फर्ज कीजिए झांसी की रानी ने कोई समझौता भेजा, उसको बरतानी सरकार ने नहीं माना, एक सरकार ने दूसरे सरकार के पास भेजा, क्षेत्रीय सरकार ने संघीय सरकार के पास, उसने नहीं माना, तो वहाँ से फिर टकराव की स्थिति शुरू हो जाती है। फर्ज कीजिए वीर सावरकर ने कोई माफीनामा भेजा भी, लेकिन उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये एक विकृत मानसिकता का परिचायक है। वीर सावरकर ने बहुत कष्ट सहे थे सेलुलर जेल में और आखिरी दम तक वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। उनके स्वतंत्रता के विचारों पर उस वक्त कांग्रेस के अंदर भी गरम दल और नरम दल, उग्र विचार वाले और नरम विचार वाले, ये दोनों थे। वीर सावरकर उनसे अलग रहते हुए
अपने उग्र विचारों के लिए जाने जाते थे और उनके स्वतंत्रता को लेकर भारत के लिए जो उनकी देशभक्ति थी, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर जो उनकी देशभक्ति थी, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये एक विकृत मानसिकता का परिचायक है और कुछ नहीं। हम आते हैं 5वीं खबर पर। कोयले के संकट की बात हो रही है। देखिए, कोयले का संकट ये सीधे सीधे हमारी दैनिक कामकाज से जुड़ा हुआ है। जो हमें विद्युत आपूर्ति होती है, जो हमारे तमाम सारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उनमें जो ऊर्जा की सप्लाई होती है, ईंधन की सप्लाई होती है, कोल पे डिपेंड करती है। अगर कोल संकट है तो ये संकट सिर्फ भारत में नहीं है और भी वैश्विक संकट है। और इसीलिए भारत सरकार स्वयं, जैसे हम जब ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा को हम सीधे सीधे 2 भागों में बांटते हैं, एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोल तो बहुत पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी है, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको हम धीरे धीरे किनारे करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, जिससे कोल पर हमें बहुत ज़्यादा आश्रित ना होना पड़े। हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, वेस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं और वाटर हाइड्रोलिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ऐसे में कोल तो ऐसा है कि जिसके साथ प्रदूषण जैसी समस्या भी जुड़ी हुई है। तो कोल संकट अगर है, बावजूद इसके भारत सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि जो और तमाम सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं उनसे भारत को, भारत के नागरिकों को किसी भी तरह के ऊर्जा संकट से बचा ले जाए। 6ठी खबर पर आते हैं। एक बहुत ही बड़बोले नेता हैं पाकिस्तान के अंदर, शेख राशिद। उन्होंने अभी अभी दावा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने अफगानिस्तान में चल रही लड़ाई में 42 देशों की खुफिया एजेंसियों को मात दी। बड़ी हास्यास्पद बात। कुछ सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके पास जानकारी थी और ये जानकारी कैसे थी कि वहाँ 42 देशों के इंटेल ऑपरेशन चल रहे हैं या थे, ये जानकारी आपको थी? पहला सवाल। दूसरा, क्या ISI के अंदर जो अपने देश को नहीं संभाल पाती है, उसके अंदर ये ताकत है कि वो 42 देशों की खुफिया एजेंसी, जिसमें अमेरिकन खुफिया एजेंसी है, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, इजराइल की खुफिया एजेंसी है, फ्रांस की खुफिया एजेंसी है, जर्मनी की खुफिया एजेंसी है। आप तो 4-6 देशों की बात कर नहीं रहे, आप तो 42 देशों की बात कर रहे हैं। तो जो एजेंसी अपने देश को संभाल नहीं पाती, वो आर्मी अलग चलती है, एजेंसी अलग चलती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के सुर अलग होते हैं। तो 42 देशों की एजेंसियों को धूल चटा दे, ये बात आप अगर इन 42 देशों के सामने, मीडिया के सामने कहने के बजाय इन 42 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को कह दे और तब आपको क्या जवाब मिलता है, मुझे लगता है पाकिस्तान ही नेस्तनाबूद हो जाएगा। क्योंकि 42 देशों की एजेंसियों को चैलेंज करना, अगर इन 42 देशों ने इस बात को, क्योंकि किसी देश की खुफिया एजेंसी उसका बैकबोन होती है, सुरक्षा का, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा का बैकबोन होती है। अगर इन 42 देशों को ये बात पता चल जाती है कि एक बड़बोले नेता ने, पाकिस्तान के जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने, शेख राशिद जिनका नाम है, उन्होंने ये बात कही है, तो एक तरह से आपने एक युद्ध की शुरुआत कर दी है। आपने 42 देशों को चैलेंज कर दिया है एक साथ ही, और उन 42 देशों को अपनी तो तरफ आकर्षित कर लिया है कि वो आपकी तरफ अटैक करें, चाहे वो खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, चाहे वो, अगर आप खुफिया एजेंसी को चैलेंज करते हैं, इसका मतलब आपने 42 देशों की आर्मी को भी चैलेंज किया है। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है।
अब ये इन 42 देशों को पता चलने की बात है और पता चलने के बाद उनका रिएक्शन देखने वाली बात है। ये हुई बात। सातवीं बात, तालिबान सपोर्टर्स में हाल ही में रिपब्लिकन जो अमेरिका में है, उन्होंने एक ऐसा बिल सीनेट में अमेरिका के पेश किया है कि अगर वो आ गया या पास हो गया तो पाकिस्तान के लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी। वो बिल ये कहता है कि CIA को ये अधिकार दिए जाए कि वो ऐसे देशों की जांच करे जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कई सारे वक्तव्यों में ऑफिशियली कह दिया है कि तालिबान ने अमेरिका से अफगानिस्तान को मुक्ति दिलाई और तहरीक तालिबान को, हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में तालिबान जो अत्याचार कर रहा है उसको पाकिस्तानी एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी आर्मी का स्वयं सिद्ध हाथ है। इसमें कोई किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर ये बिल पास होता है तो ये पाकिस्तान वैसे ही उसका आर्थिक ढांचा चरमराया हुआ है। ये एक तरह से जो तमाम सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो जम्मू कश्मीर में करा रहा है, पिछले 15-20 दिनों से वहाँ निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये जो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, इससे दुनिया का ध्यान कहीं और ले जाने के लिए ये बातें इमरान खान या ISI या पाकिस्तानी मिलिट्री कह रही है। दूसरी बात ये देखिए कि इमरान खान अगर ये कहते हैं कि उनके संज्ञान में कोई बात नहीं है, ये बात मानी जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, क्योंकि उनके जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो नवाज शरीफ रहे हों, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हों, आर्मी उनको सारी बातें नहीं बताती, पाकिस्तानी सेना उनको सारी बातें नहीं बताती, ISI प्रधानमंत्री को सारी बातें नहीं बताती। हालांकि उनका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो पाकिस्तानी सेना से भी रिपोर्ट ले और पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से भी रिपोर्ट ले। लेकिन जो कट्टरपंथी तत्व पाकिस्तानी सेना में, पाकिस्तानी एजेंसी में बैठे हुए हैं, वो जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शांति की बातें कर रहा है, जो बात पाकिस्तान की जनता को हजम नहीं होगी भारत के लिए, तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध करना शुरू कर देते हैं, उससे कुर्सी से हटाने का षड्यंत्र शुरू कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको फांसी पर भी लटका देते हैं। तो इमरान खान के पास अगर फाइलें रखी जा रही हैं तब तो वो लकी हैं, और अगर उनके पास फाइलें सारी नहीं रखी जा रही तो वो उनके लिए खुद खतरा है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को समझना चाहिए। तो ये 7 जो कहानियाँ मैंने आपसे न्यूज स्टोरी शेयर करी, एक मास्को फॉर्मेट की, एक बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, एक जो भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल का एक गठजोड़ बन रहा है, न्यू क्वाड जिसे कह रहे हैं। एक सावरकर के देशभक्ति और भारत के लिए उनके स्वतंत्रता के प्रयासों को चुनौती देना और उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये मैंने कहा विकृत मानसिकता का परिचायक है। एक जो कोयला संकट चल रहा है और एक जो ISI ने, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने ये कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने अफगानिस्तान में 42 देशों की खुफिया एजेंसी को चैलेंज किया है, हराया है, और ऐसा कहकर उन्होंने 42 देशों की खुफिया एजेंसी को चैलेंज कर दिया है। और आखिरी 7वां मैंने वो बिल जो रिपब्लिकन्स ने अमेरिकन सीनेट में पेश किया है, तो ये तलाशेगा, CIA को ये अधिकार देगा, वो ये तलाशे कि
तालिबान को कौन से देश समर्थन दे रहे हैं और उससे किस तरह से पाकिस्तान का नकाब उठ जाएगा। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे और नए मुद्दों के साथ। तब तक देखते रहिए द ग्लोबल टीवी, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इंतजार कीजिए कुछ और दिनों का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई घटनाओं के साथ और आपके साथ चर्चा करेंगे समसामयिक मुद्दों पर। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।